अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में बड़ी ईद, हमारी ईद की खुशियों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज के इस स्पेशल ट्रांसमिशन से मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सबसे पहले तो सिटी 41 की पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को तहे दिल से ईद मुबारक। और मैं उम्मीद करती हूं कि अल्लाह ताला इस ईद पे आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दें और बुरी नज़र को कभी भी आपके आसपास भी ना भटकने दें। ऑफ कोर्स हमारी ईद तो उसी मिनट अच्छी हो जाती है जैसे ही हम लोग आपके साथ होते हैं। और हनान, आपको पता है बकरा ईद का तो और ही मज़ा होता है। बकरा ईद का मज़ा भी अपना होता है और ख़ास तौर पे ख्वाबे बड़े ज़बरदस्त घरों के अंदर बनाए जाते हैं। और ये रौनक वाली ईद होती है ईद से पहले ही, क्योंकि घरों के अंदर जैसे ही बकरे बैल लाए जाते हैं बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। वैसे फातिमा, आपने अपने बकरे के साथ खूब खेला होगा मेरा। बिल्कुल हनान, बकरों को प्यार करना चाहिए, आई थिंक उनको खिलाना चाहिए और जिस तरह से भी आप उनका ख्याल रख सकते हो स्पेशली वो लाजमी तौर पे करना चाहिए। और हाँ, मेरे घर में हनान द लकी थिंग इज़ द बेस्ट पार्ट इज़ के कोई भी बच्चे नहीं हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं मेरे घर में, इस वजह से ज़्यादा कोई तंग नहीं करता है बकरों को और वो बस एंजॉय करते हैं। तो जनाब, आज ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में हमारे शहर फैसलाबाद के बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हमारी ईद की खुशियों को दोबारा करेंगे। जी हाँ, मेरी मुराद फैसलाबाद के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सिंगिंग की दुनिया के एक बड़े नाम एजाज शेर अली से। तो एजाज शेर अली हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, वेलकम करते हैं और ईद की बहुत बहुत ढेरों 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 खुशियाँ मुबारक हों आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी तरफ से भी आप सबको बड़ी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और मेरे शहर फैसलाबाद को भी ईद की बहुत बहुत मुबारक। अच्छा एजाज भाई, बताइएगा कुर्बानी क्या की इस दफ़ा? कुर्बानी सर, हम बकरे लेते हैं। अच्छा, वैसे एक ट्रेंड होता है ना कि बाजुकात अभी भी हमारा मोहल्ला कल्चर अगर देखा जाए, आपका भी जहाँ पे मोहल्ला है, अभी भी बकरे खुद करते हैं और ये एक ट्रेंड है घरों का। मतलब अगर बैल करनी हो तो चलो कसाई बुला लेते हैं, बकरे अक्सर औकात खुद भी कर लेते हैं। वैसे हाँ, काफ़ी लोग करते हैं लेकिन वैसे करने नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग तो कभी नहीं किया, कभी भी ये हमसे तो पर्सनली मैं तो देखता भी नहीं हूँ। जल्दी जल्दी होते हुए दिल बहुत आपको पता है आर्टिस्ट जितने होते हैं वो बड़े ज़रा हसास होते हैं इस मामले में, तो वैसे करने भी नहीं चाहिए। मैं इस हक में नहीं हूँ जिसका ये काम नहीं है। मुझे याद है, मैं लास्ट ईयर मेरे को भाई और उनकी तबीयत कुछ अचानक ख़राब होगी तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो मैंने बेशुमार ऐसे दोस्त लोग देखे जो ज़ख्मी हुए हुए थे। वो लोग थे जो आज के दिन ही कसाई बनते हैं। दैट्स वेरी बैड। मैं उन सब लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस लालच में मत पड़े जो आपका काम नहीं है। बिल्कुल, तो वो जो आपका काम है वो करें। आपको ये एक काम है पूरा सर, क्योंकि बैल को आप गिरा रहे हैं तो गिराते हुए कोई चोट लग जाए या बकरे को, ये बड़ा ख़तरनाक काम आपके हाथ में एक छुरी होती है, वो बड़ा आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है हमारी ऑडियंस को स्पेशली। और बिल्कुल बिल्कुल ये आप लोगों के जो लोग करते हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों का काम नहीं है तो प्लीज़। अच्छा, वो ख़राब भी करते हैं वो गोश्त, आप ना पता ही नहीं चलता ये किस हिस्से का गोश्त है, इस तरह का बिगाड़ देते हैं। वो जो चला रहे होते हैं वो हमें भी तकलीफ होती है। ये बड़ी बारीक बात की है। नहीं सच बुरी बात है ये। आप लोगों को जो नहीं, जिनको नहीं पता, जिनका काम ही नहीं है, वो क्यों करते हैं उसको, तो वो ख़राब करके उनका चले जाते हैं। वो पता ही नहीं चलता ये क्या करना, कौन सा रखना, कौन सा देना, समझ नहीं आती, बहुत ख़राब करते हैं, ऐसा है। अच्छा, वैसे आपने बिल्कुल ठीक बात की, खुद नहीं करना चाहिए। मतलब वो कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे। जी जी। लेकिन एक ऑथेंटिक कसाई भी ढूंढना बड़ी बात होती है। इसमें मौसमी कसाई बहुत ज़्यादा होती है। सर, मौसमी कसाई और ऑथेंटिक कसाई में इतना फ़र्क है। जो दुकानों पे कसाई आपके रेगुलर आप जिनसे गोश्त सालाना लेते हैं उन्हीं से रब्ता करें। वो तो बुक होते हैं। वो सर वो आपको रेंज भी कर देते हैं। कसाई प्रोफेशनल जो लोग होते हैं वो आपको रेंज कर देते हैं। वो थोड़े से चार्ज ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा दे लेना है 1000-2000 वो वारे में है। लेकिन किसी अनजान आदमी को लेके आना, वो आपके जो उसके ऊपर भी जुल्म है, बकरे के ऊपर भी, वो जहाँ जी चाह रहा है वो छुरी चला। और बिल्कुल गोश्त भी आप सही कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक जो है वो ज़ाया हो जाता है। ज़ाया और करते हैं वो लोग। इसी हवाले से मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि किस तरह से चैरिटी, आपको पता है चाहे वो छोटी ईद हो चाहे बड़ी ईद हो, हर मुसलमान के लिए जितना हो सके दूसरों के लिए करना, दूसरे लोगों की मदद करना लाजमी तौर पे ज़रूरी होता है। और जब मिल बांट के आप कोई काम करते हो और जब मिल बांट के आप ज़िंदगी जो है और ईद स्पेशली गुजारते हो तो और भी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। उस हवाले से बताएं किस तरह से कुर्बानी जो है किन लोगों को देते हैं, फैमिली में किस तरह से शेयर होती है? इसका जी तरीका जो है हमारे इस्लामिक अकॉर्डिंगली इस्लाम के 3 हिस्से जो है वो बांटने चाहिए। एक हिस्सा इसका रखना चाहिए घर,
यहाँ पे उल्टा होता है वैसे अक्सर। बस वो हमें मुहर्रम तक लोगों के घरों में फ्रिजों में पड़ा होता है, ये इट्स वेरी बैड। ये नहीं हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब भी देखा है बहुत बार ऐसा हुआ कि ईद के दूसरे दिन भी गोश्त नहीं ख़त्म हो गया, पहले दिन ही बांट दिया, सब कुछ अपना भी बांट दिया। अच्छा, वैसे इसमें एक और चीज़, क्योंकि हम तो दरवेश और फ़कीरों के मानने वाले हैं, वो फ़कीर का मसला ये है। और लाजमी तौर पे सफाई के हवाले से भी बताएं। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है सफाई, बहुत ज़रूरी है सफाई, तो निस्फ़ ईमान है। और नहीं ऑफ कोर्स आपको पता है, लेकिन ईद पे और स्पेशली बड़ी ईद पे कुछ इस तरह से हो जाता है कि खालें कहीं पड़ी होती हैं, सड़कों पे रख दी जाती हैं, मौसम भी इस तरह सर का है कि ये वो बकरा ईद के बाद खतरनाक हो सकता है। बहुत बुरे हालात होते हैं, खास तौर पे आप वाला रोड, वो पीछे जो फैक्ट्री है ना, तौबा बड़ा तौबा काम जी, खराब इतना काम ख़राब होता है। मैं ये बस हमारे अपने हम लोग खुद ही हैं इस बात के ज़िम्मेदार, कि हम लोगों को खुद इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि हम गली में अपनी जो गलियाँ हैं, मोहल्ले हैं, उनको खुद साफ़ रखें। हम खुद करेंगे तो सब कुछ होगा। हम लोगों पे अपने बताते रहेंगे कि भाई तुम ये करो और ख़ुद हम करते रहेंगे। और ये तो हो गई कुछ, आई थिंक हमारे कोशिश होती है कि आप लोगों तक कुछ पॉजिटिव मैसेजेस लाजमी तौर पे पहुंचा सकें, जिससे हमारी भी और दूसरों की भी ज़िंदगी जो है आसान हो सके लाजमी तौर पे। और ईद तो इतनी खूबसूरत और प्यारा सा दिन है कि दिल करता है कि अच्छी अच्छी बातें करें। और अब मैं आपसे लाजमी तौर पे आप अपनी ईद के हवाले से ज़रूर बताएं, आपकी रूटीन किस तरह की है, घर पे कोई कितने लोग हैं जो कह रहे थे कि नहीं भाई आज कहीं नहीं जाना, आज तो घर ही रहना है। सर हम अल्हम्दुलिल्लाह सारा साल बाहर रहते हैं, ईद वाला दिन हम घर ही रहते हैं, हम कहीं नहीं निकलते, हम खुद ही नहीं जाते, क्योंकि हमारा काम ऐसा, म्यूज़िक के हवाले से हम लोग हैं, तो हमें प्रोग्राम्स के लिए आउट ऑफ सिटी, इसीलिए तो हम हैरान हैं कि ईद वाले दिन हनान जब हमें हमारे गेस्ट ज्वाइन करते हैं तो इसी वजह से तो हमारा दिल जो है आज के लिए इतना बड़ी खुश हो जाता है। बहस हो रही थी घर पे कि आज मत जाए, आज तो ईद, आप क्यों जा रहे हैं। मैंने, लेकिन ये हनान भाई सो लविंग एंड इज़ वेरी फॉर मी। सिटी 41 जो है ये हमें बहुत प्यार करता है, और हमें, हम आर्टिस्ट होते ही अपनी आवाम के लिए, हम इन लोगों की प्रॉपर्टी, तो इनका हक है हमें हर वक्त इनको एंटरटेन करना है। एजाज भाई हमारा दिन हो कोई ईद लेते हैं बाबा से अभी भी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेता हूँ, और मुझसे भी अब तो बहुत सारे ले जाते हैं। आगे बच्चे हैं, भांजे भांजियाँ, सब लोग वो बस इसी इंतजार में होते कि इनको जूनियर आर्टिस्ट भी होते हैं ना, वो भी तो ले। ज्यादा मिलती है कि ज्यादा देनी पड़ जाती है? जी ज्यादा देनी पड़ जाती है। अरे मिलती अब कम है। कोई मुनाफा तो होता होगा? मुनाफा वो जो उनके चेहरे की स्माइल है ना, अरे क्या बात, जो उनकी खुशी है ना, जो वो मेरे लिए मकबूल हज मिल जाता है। सर मेरी बहनें, मैं बड़ा छोटा हूँ, कुछ मेरी बहनें मुझसे बड़ी भी हैं, तो मैं उनको भी देता हूँ माशाल्लाह। तो वो फिर वो जब वो दुआएं देती हैं, वो स्माइल उनकी जो आती है, वो मेरे लिए, मुझे लग रहा है ये बातें आपने इसलिए करी कि घर अच्छा सा खाना बनाओ जब आप खाना तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में बहुत अच्छा है। वैसे तो अब हम मैं भी यहाँ आपको से स्टार्ट खिलाएंगे। करता हूँ, और मैंने पकड़ना है इस पॉइंट पे आपको एजाज भाई। मुझे पता है एजाज भाई के घर में ऐसी ऐसी सुरीली डिश बनती है जनाब कि उंगलियां चाटना तो दूर, खा ही जाएं उंगलियां भी आप। अब वो कौन कौन सी डिशेज है मैं आपको बताता हूँ। कचनार गोश्त ऐसा बनता है कि उसे आप प्रिजर्व कर लेना 6 माह के लिए और रोज़ाना खाएं, कम ना पड़ेगा। उसके बाद कचनार गोश्त के बाद आप सुहांजना गोश्त को ले लें जनाब, मटन के पसंदों के साथ सुहांजना गोश्त बनाया जाता है, और इतना लजीज, पता नहीं हमारे भाभी के हाथों में क्या जादू है। हनान, आपने तो इतनी भूख लग गई, और आपको पता है कि अभी हमारे खाना जो है वो बनने में जरा टाइम है। लेकिन मैं एजाज भाई से पूछूंगा, एजाज भाई इस दफा क्या स्पेशल डिश बन रही है? सर आज भी सर बहुत स्पेशल डिशेस होती हैं, बिरयानी होती है और घर में, और कुछ हमारे यहाँ जो, क्योंकि गोश्त की जो क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, तो फिर इसलिए हम उसकी कुछ ऐसी डिशेस होती हैं जो सब लोग उसको ज़्यादा अच्छे मज़े, बहुत सारी डिशेस बन जाती हैं। अच्छा, वैसे जब मटन की बात आती है ना, छोटा हाँ। जिसे कहा जाता उस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता। सर कभी भी नहीं, माफ़ी नहीं। पुट का गोश्त, गर्दन का गोश्त हो, ठीक है ना, बड़े एहतियात के साथ आप पास खड़े होकर उतरवाते हैं कि जनाब इसे अपनी मनपसंद डिश के साथ जो है वो तैयार किया जाएगा। बिल्कुल। तो आप इस हवाले से ज़रा बताएं ना, मटन के लिए क्या स्पेशल डिश होगी इस दफा? सर एक्चुअली मटन जो है ना, वो एक खुद मुकम्मल डिश है। उसके साथ जो है ना सिर्फ इजाफा किया जाता है किसी चीज़ का, लेकिन अगर अकेला मटन भी बन जाए तो मटन की इतनी डिशेस हैं कि अकेला वो ही सुभान अल्लाह, मेरे मुँह से कहते होते हैं कि ये सैयद तवाम है। तो बस ये है जी कि हम तो शुरू से, असल में हमारे बुज़ुर्गों ने ज़िंदगी में जो नशा किया है वो अच्छा खाने का किया। हाय यही सबसे खूबसूरत नशा है अपनी ग़िज़ा का,
तो आप सब लोग अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखा करें, अच्छा खाना खाया करें, हेल्दी फूड खाया करें, और यही सबसे अच्छी चीज़ है। कोई इस पे- नशा नहीं है। इस पे और भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, तो ईद की खुशियां बांटते रहेंगे जनाब अपने स्टूडियो से। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। बहुत खूब, ब्रावो, जबरदस्त जनाब। और बड़े ही खूबसूरत अल्फाजों का चुनाव इसके अंदर किया गया और बड़े खूबसूरत अंदाज से, बड़े खूबसूरत सुर लगाते हुए आपने निभाया। और जब आपकी ज़ुबान से सुर निकल रहे होते हैं ना, यकीन जानिए वो रस की तरह कानों में घुलते हैं और सुनने वाला किसी और ही जहां में पहुंच जाता है। ये बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है और रब ये ज़ुबान, इसकी मिठास किसी किसी को अता करता है। तो शायद ख़ानदानी तौर पे आपके अंदर ये चीज़ मौजूद है, इसलिए आज भी जब सुनने वाले आपको सुनते हैं तो किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता है। बस ये हनान भाई एक बात है, हमारे एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट पाकिस्तान के, तो मैंने उनसे मैंने उनसे दुआ के लिए कहा कि जी दुआ करें कि मैं भी अच्छा हो जाऊँ। तो मुझे कहने लगे बेटा ये दुआ नहीं करनी, अच्छा तो अल्लाह आपको करे, दुआ ये कीजिएगा कि आप जो भी करें वो कबूल हो जाए। हाय, क्या बात। वो मीन्स यही है, आप जो भी बोलें, जो भी कहें, एक्सेप्टेंस हो, अल्लाह करे वो कबूल हो जाए, वो बस यही दुआ है। तो असर जो है ये दुआ से ही होता है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं अपने इल्म में, अपने इस खुमारी में हमेशा वो गुम हो जाते हैं, वो अपने ही आप में ख़त्म हो जाते हैं कि जब वो उनको खुद का अपना इल्म होना शुरू हो जाता है कि मैं आई एम समथिंग, तो जब ये चीज़ आ जाए कि मैं कुछ हूँ, मैं हूँ, तो वो फिर मैं नहीं होनी चाहिए, ख़त्म हो जाती है। मैं ये तनज़ली की तरफ जाने का वाहद रास्ता होता है जो इंसान तरक्की की तरफ जाता जाता पकड़ लेता है। सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी मिसालें हमारे बुज़ुर्ग हमें देते हैं। वो हमें जब भी मेरे रोल मॉडल्स तो मेरे बुज़ुर्ग हैं, उस्ताद मेरे अली ख़ान, शेर अली ख़ान, तो मैं उनका बेटा भी हूँ, उस्ताद मेरे अली ख़ान साहब का मैं भतीजा हूँ और शागिर्द भी हूँ। तो वो हमेशा इसी बात का मैसेज देते हैं कि बेटा जे कुछ बढ़ना है तो कुछ नहीं बढ़ना। तो बात यही है, आप वो हमेशा हमें जो है अपनी ज़िंदगी का, जब हम उनको देखते हैं कि सारी ज़िंदगी 60 साल हो गए गाते हुए, काम करते हुए, तो जब उनको देखते हैं कि यार ये इतना कुछ करने के बाद इतने हम्बल हैं, इतने आजिज़ हैं, आज भी ये स्टेज पे जाने से पहले या कहीं भी अपनी परफॉर्मेंस से पहले इतनी दुआएं मांग रहे होते हैं और अल्लाह से कि या अल्लाह हमारी जो है इज़्ज़त रखे मौला, और हमें जो काम करने लगे मौला हमारी क्या बात है, कितनी खूबसूरत बात की है। तो वो फिर हमें हनान भाई, फातिमा जी, हम जब उनको देखते हैं ना तो फिर हम तो बिल्कुल ज़मीन में दाखिल हो जाते हैं कि भाई ये लोग कह रहे हैं जिनको हम देख के गाना शुरू हुआ है, तो हमें तो फिर बिल्कुल सर उठाना नहीं चाहिए। में आइडल कौन है आपका, रोल मॉडल कौन है, किसको देखा स्पेशली अपनी फैमिली में? मेरे रोल मॉडल जी कि मेरे आपने- बुजुर्ग ही हैं मेरी लाइफ के। कोई एक शख्स जो एक शख्स इन दोनों में से इन दोनों में ये कोई आप उनको मिलें तो आपको लगेगा ये ट्विंस हैं। हाँ, तो वो दोनों भी एक ही हैं। दोनों एक ही हैं, वजूद दो हैं वैसे एक हैं, उनमें कोई दो ही नहीं है। दोनों भाई माशाल्लाह के 5 साल बड़े हैं मेरे बड़े अबू जो हैं। तो सच में हनान भाई बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि अगर वो अबू कह रहे हैं ना मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो वो बड़े अबू से जब ये पूछा वो कह रहे चॉइस हैं जो मैंने आपको दी थी ना, ये थी भी इम्पॉसिबल। मुझे पता था कि आप जवाब नहीं दे सकेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स और भी बहुत सारी हनान आई थिंक गुफ्तगू दिल है, तो नहीं करता है, छोटी सी ब्रेक ले बनती है। तो जनाब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको हमारी ईद में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने घरों पे अपने प्यारों के साथ अपनी जो ईद है उसको बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और ऑब्वियसली ख्याल भी रख रहे हैं अपना भी और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी। हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रेक में जाने से पहले मैं आपसे बात की थी रोल मॉडल के हवाले से, और मैंने बड़ी इम्पॉसिबल चॉइस आपको दे दी थी, दो बहुत ही ख़ास शख्सियतों के बीच में, एंड ऑफ कोर्स मुझे पता था कि आप जवाब नहीं दे सकते। नहीं, उसमें हकीकत ये है कि मेरे जो वालिद साहब हैं, मेरे वालिद साहब अपने बड़े भाई और उनकी जो तरबियत हुई है वो एक साथ हुई है मेरे दादा अबू ने,
वो सारी ज़िंदगी इकट्ठे रहे, बचपन से लेके अपने बुढ़ापे तक, वो कभी अलग नहीं हुए। उनमें कोई डिफरेंस है ही नहीं, मुझे नज़र ही नहीं आया। अगर उनके मिजाज में उनकी बात, बल्कि एक फ्रांस में एक इंटरव्यू हुआ, बड़ी मैं मज़े की बात सुनाने वाला कि उन्होंने दोनों ने ना दोनों भाइयों को अलग अलग एक रूम में ले गए और दोनों का अलग अलग से इंटरव्यू लिया और सेम क्वेश्चंस किए। जब वो क्वेश्चंस जब उन्होंने उनके आंसर सुने तो वो दोनों के सेम थे। वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे कि जो बिल्कुल हमारी मौसीकी से बिल्कुल हट के थे, वो फिर भी उनके दोनों के जवाब एक जैसे थे। ये बड़ा सरप्राइज़ था। वो बड़े हैरान हुए कि वो कहने लगे ये ट्विन्स हैं। तो वो बस उनका मिजाज अल्लाह की तरफ से, वो गॉड गिफ्टेड लोग हैं। वो दोनों भाई जो आए हैं इस दुनिया में, वो उनमें कोई फ़र्क है ही नहीं। और जब स्टेज पे भी सुर लग रहे होते हैं तो हनान यकीन भाई, जानिए- ऐसे ऐसे सरप्राइज़ काम होते हैं। मैं हमेशा बड़ा गौर करता हूँ कि यार ये बहुत कुछ स्पेशल लोग हैं। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे अब्बू के मुंह में बात होती है, कहना लगते हैं, तो वही शेर जो है बड़े अब्बू कह रहे होते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि यकदम उठे हैं गाने के लिए, वो सेम सुर उन्होंने लगा दिया, सेम सुर उन्होंने लगा दिया। एक ही उनकी चॉइस ऑटोमेटिकली एक है। उनको एक दूसरे के मिजाज का पता है। तो गाने में भी नेचर सारे- सेम है ना? हाँ, नेचर सेम है, तरबियत एक जैसी है। अच्छा, बाजुकात होता है ना, आप भी गुनगुना रहे हो अक्सर शेरई साहब के साथ, तो मैं नोट करता हूँ कोई ऐसी नई नई जगह ले ली जाती हैं कि इवन सुनने वाले भी के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, आप खुद भी रो रहे होते हैं। ये क्या सीन होता है, ज़रा बताइएगा। सर, ये बात यह है कि अक्सर बुज़ुर्ग भी हमारे बात करते हैं कि कोई भी आप काम करें, किसी भी काम फ़न में जाए, तो उसको पहले अपने ऊपर ख़ुद वारद करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर एक्टिंग कर रहे हैं तो जिस रोल में आप, पहले ख़ुद को आप उस रोल में आपको लाना पड़ेगा। तो तब जाके, जब तक आपके ऊपर ख़ुद उसकी फीलिंग्स जो है ख़ुद असर नहीं कर रही, तो किसी के ऊपर ख़ुद वो असर नहीं करेगी बात। जब तक दिल पे असर नहीं करेगी बात, तो वो कोई भी अगर गाते हैं कलाम या कोई ऐसी ट्यून या कोई ऐसा म्यूज़िक, कोई ऐसी कॉम्पोजिशन जो दिल के हमें ख़ुद हमारे ऊपर असर कर रही होती है, तो इसलिए वो जो दिल से बात निकलती है, असर रखती है, वो हमारे ऊपर पहले असर करती है। हम भी पहले लिसनर हैं, हम अपने आप को भी सुनते हैं कि हमें हमारे ऊपर ये पूरी उतर रही है कि नहीं। जब वो परफेक्ट हो जाती है, कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से तो बेस्ट करें। जब वो हमारे ऊपर ख़ुद उसका मज़ा ले रहे होते हैं ना, फिर ऑडियंस भी मज़ा लेती है उस बात। बिल्कुल। और इतनी पोइट्रिक आई थिंक ये बात होती है आर्टिस्ट की कि वो कोई भी बात जो है ना, कभी भी आसान या सिंपल लफ्ज़ों में नहीं करते हैं। उनकी हर बात जो है वो दिल को छूती है और आपको ऐसे लगता है कि शायद वो आप ही के बारे में बात करें, शायद ये तो मेरी ज़िंदगी के हवाले से ही बात करें। आई थिंक ये किसी भी अच्छे आर्टिस्ट की खासियत होती है कि वो हर किसी के साथ कनेक्ट कर पाता है। आपने इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, बहुत जगहों पे पाकिस्तान का नाम जो है रोशन किया है, और लाजमी तौर पे बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तानी के तौर पे बहुत फ़ख्र महसूस होता है जब भी पाकिस्तान का नाम लिया जाता है इंटरनेशनली, और एक अच्छी तरह से किसी अच्छी चीज़ के लिए लिया जाता है। और जब हमारे जो आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो बाहर जाते हैं, जाकर पाकिस्तान का जो हमारा एक कल्चरल और ट्रेडिशनल म्यूज़िक है या कोई भी आर्ट है, वो वहाँ पर जाकर रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आपको किस तरह महसूस हुआ जब आपको वो मौका मिला? फातिमा जी, ऐसे है कि पहले तो मैंने बाबा के साथ दुनिया में, पूरी दुनिया में तकरीबन ट्रैवल किया, तो वो एक बहुत फ़ख्र होता है। और हमने तो ऐसा भी हुआ है कि हमने ऐसे फेस्टिवल्स भी किए हैं जहाँ पूरी दुनिया के आर्टिस्ट आए हुए, तो वो जब वहाँ पे पाकिस्तान के नारे लगते हैं, पाकिस्तान को लोग एक कहते हैं कि जी ये विनर हो गए हैं, तो बड़ी खुशी होती है अपने जब मुल्क का नाम हमें सुनने को, जब हमारे मुल्क की इज़्ज़त होती है। बिल्कुल, और मुल्क की इज़्ज़त तब तक होगी जब तक आप जैसे आर्टिस्ट हमारे पास मौजूद होंगे, जो कि इस मुल्क का नाम दूसरे मुल्कों में भी जाके रोशन करते हैं। हनान भाई एक से एक बढ़कर आर्टिस्ट है, सभी कमाल है होंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना वो कुछ अलग ही है, मेरा ये मानना है। फैसलाबाद में माशाल्लाह, फैसलाबाद सिटी जो है ये बहुत, इसकी मट्टी बड़ी जरखेज़ है, बहुत जरखेज़ है। इसमें आर्ट के हवाले से, स्पेशली म्यूज़िक के हवाले से बहुत बड़े नाम इस यहाँ पे आए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आज के शो में आने के लिए। ईद की खुशियों को दुबाला कर दिया आपने आके। तो इसी के साथ नाजरीन, मेरा आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी और
फातिमा नासिर को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। मैं एजाज भाई आपसे दरख्वास्त करूँगा कोई फाइनल सी आइटम आज जाते जाते हमें सुना दे।